नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र चौधरी एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ बारहवीं क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियां एवं राजस्थान के नृत्य। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के नाट्य। अगर आप बीएसटीसी एवं पीटीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर क्लासें चल रही है बीएसटीसी पीटीईटी की नियमित। इसमें रीजनिंग, राजस्थान जीके की सारी क्लासें, जिसमें भूगोल की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है और ये अपनी कल्चर की क्लास चल रही है। सारी क्लासें आपको मिल रही है। ये क्लासें पूरी होने के बाद में आपको शिक्षण अभिरुचि, इंग्लिश, हिंदी एवं राज्य व्यवस्था सभी क्लासें निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, राजस्थान के नाट्य। सबसे पहले देखते हैं नाट्य है क्या। नाट्य क्या होता है? कथा या कहानी, कथा या कहानी को रंगमंच पर या मंच पर प्रदर्शित करना। कथा या कहानी को रंगमंच पर प्रदर्शित करना या प्रस्तुत करना एवं नाटक भी कह सकते हैं। नाट्य को हम नाटक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के नाट्य कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लीलाएं। लीलाएं लीलाएं क्या होती है? कोई भी धार्मिक कथाएं या धार्मिक आख्यान, धार्मिक कथाएं, धार्मिक कथाओं का मंच पर प्रदर्शन। ठीक है, लीलाएं क्या होती है? तो धार्मिक कथाओं का मंच पर प्रदर्शन लीलाएं कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं रामलीला। रामलीला क्या है? तो रामायण के दृश्य, रामायण कथा का रंगमंच पर प्रदर्शन। रामायण कथा है जो रामायण की कथाओं का रंगमंच पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये रामलीला कहलाता है। रामलीला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये सबसे पहले देख लो बिसाऊ। बिसाऊ कहाँ है? तो बिसाऊ है झुंझुनू में। बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला प्रसिद्ध है। इसके बाद में जुरहरा है। जुरहरा जो है भरतपुर में। जुरहरा भरतपुर एवं पाटुदा कोटा। रामलीला क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, रामायण के दृश्य को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। इसके बाद में रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिसाऊ, झुंझुनू, जुरहरा, भरतपुर, पाटुदा, कोटा। इसके बाद में रामलीला को प्रसिद्ध या लोकप्रिय करने का श्रेय किसको है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी को है। तुलसीदास जी ने रामायण की जो कथा है, ये जो चलती है रामलीला, इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया गोस्वामी तुलसीदास। इसकी जो आरती होती है, रामलीला की आरती, रामलीला की आरती क्या कहलाती है? तो ये नुगला कहलाती है। हम जो रामलीला का जो स्थल होता है, जो मंच होता है, उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं, या राम अखाड़ा, राम अखाड़ा कहते हैं। एवं एक और देख लो, ढाई कड़ी, ढाई कड़ी दोहे, ढाई कड़ी दोहे की रामलीला, ढाई कड़ी दोहे की रामलीला, जिसमें दोहे की ढाई कड़ियां बोली जाती है, उसके बाद में नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये अटरू, अटरू है 12 में। ठीक है, तो रामलीला के बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने शुरू किया टॉपिक नाट्य। नाट्य क्या है? तो कथा या कहानी को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। इसके बाद में हमने देखी लीलाएं। लीलाओं में धार्मिक कथाओं का मंच पर प्रदर्शन। लीलाओं में हम रामलीला पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रास लीला, रासधारी लीला, रास मंडल, धनुष लीला एवं गौर लीला, अन्य प्रकार की लीला भी पढ़ेंगे।
और सबसे पहले हमने रामलीला पढ़ा। रामलीला में रामायण कथा का रंगमंच पर प्रदर्शन। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिसाऊ झुंझुनू, जुरहरा, भरतपुर एवं पाटुदा कोटा की ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि किसने दिलाई या फेमस करने का श्रेय किसको है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को है। और इसकी आरती क्या कहलाती है? तो नुंगला कहलाती है। एवं ढाई कड़ी दोहे की रामलीला अटरू की प्रसिद्ध है। नाट्य के अंतर्गत हम रामलीला पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रासलीला। सबसे पहले देखते हैं रासलीला क्या है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना रासलीला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। ठीक है, तो रामलीला क्या थी? तो भगवान राम या रामायण से संबंधित दृश्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना। एवं रासलीला क्या है? तो रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना। इसके बाद हम देखते हैं राम जो रासलीला है ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो रासलीला के प्रसिद्ध केंद्रों की बात करें तो फुलेरा जयपुर एवं नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ है? तो नाथद्वारा है राजसमंद में। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद एवं फुलेरा जयपुर की ये प्रसिद्ध है। हम इसके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक मतलब इसके जनक या शुरू करने वाले, तो वह थे हित हरिवंश। हित हरिवंश जी। ठीक है, हित हरिवंश जी इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद में बात करें कि होती कब है? तो शरद पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब होती है? आश्विन माह की पूर्णिमा को। आश्विन माह की पूर्णिमा को। ठीक है, तो हमने देखा रासलीला। रासलीला क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। इसके बाद में इसके प्रसिद्ध केंद्रों की बात करी तो वो है फुलेरा जयपुर एवं नाथद्वारा राजसमंद। इसके प्रवर्तक हित हरिवंश। एवं इसके बाद में हमने बात की इसका आयोजन कब होता है? तो शरद पूर्णिमा यानी आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। इसके बाद में हम देखेंगे रासधारी लीला। रासधारी। रासधारी क्या है? रासधारी है श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को, यहाँ पर तो क्या होता है? एक स्टेज बनता है, मंच बनता है, वहां पर प्रदर्शित होता है। हम इसमें चौक चौराहों पर प्रदर्शित करते हैं। श्री कृष्ण से जीवन से संबंधित दृश्यों को चौक या चौराहों पर प्रदर्शित करना। ठीक है, रासधारी लीला क्या है? तो श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना। रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रासलीला प्रसिद्ध है फुलेरा जयपुर एवं नाथद्वारा राजसमंद की। एवं रासधारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मेवाड़ क्षेत्र की। मेवाड़ क्षेत्र की। एवं इसके प्रवर्तक की अगर बात करें तो कौन थे? मोतीलाल जाट इसके प्रवर्तक थे, यानी शुरू करने वाले कौन थे? मोतीलाल जी जाट। इसके बाद में तो हमने लोक नाट्य के अंतर्गत पढ़ी रामलीला। रामलीला भगवान राम के जीवन से संबंधित दृश्य को रंगमंच पर प्रदर्शित करना। रासलीला। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को प्रदर्शित करना। तो इसके बाद में रासधारी। रासधारी क्या है? तो श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को मंच पर नहीं बल्कि चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना। इसके बाद में रासधारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ क्षेत्र की। एवं इसके प्रवर्तक की बात करें तो मोतीलाल जी। एवं जो रासलीला है उसके प्रवर्तक की बात करें तो हित हरिवंश। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। रामलीला, रासलीला एवं रासधारी लीला, तीन लीला हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रासमंडल।
ठीक है। रासमंडल, रासमंडल क्या है? तो श्री कृष्ण को घघरी व घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर प्रदर्शित करना। रासमंडल क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण को घघरी व घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर प्रदर्शित करना। ठीक है। रासमंडल, रासमंडल के अगर प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे ओनाड सिंह। ठीक है। रासदारी। इसके बाद में हम बात करते हैं धनुष लीला। धनुष लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मांगरोल। मांगरोल कहाँ है? 12 के अंदर है। मांगरोल 12। इसके बाद में गौर लीला। गौर लीला कहाँ की है? तो गौर लीला है सिरोही की। सिरोही की प्रसिद्ध है। ठीक है। गौर लीला ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। एवं गौर लीला, गौर शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो गौर शब्द का अर्थ है पार्वती, मतलब ये शिव पार्वती को समर्पित है। शिव पार्वती को समर्पित। लीलाओं के अंतर्गत पड़ा रामलीला, जो भगवान राम से संबंधित, राम के जीवन से संबंधित दृश्य, रामायण के दृश्य थे। उसके बाद में हमने पढ़ी रासलीला। रासलीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्य थे। उसके बाद में हमने पढ़ा रासधारी लीला। रासधारी लीला क्या थी? तो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं रासमंडल। रासमंडल क्या है? भगवान श्री कृष्ण को घघरी व घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर प्रदर्शित करना। तो इसके प्रवर्तक ओनाड सिंह जी। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वागड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है। वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। इसके बाद में धनुष लीला। धनुष लीला मांगरोल की प्रसिद्ध है। मांगरोल कहाँ है? तो 12 में है। गौर लीला, गौर लीला सिरोही ग्रासिया जनजाति एवं शिव पार्वती की कथा का मंचन होता है। लोक नाट्यों के अंतर्गत अगला हम पढ़ेंगे बहुरूपिया कला। बहुरूपिया मतलब इसमें एक साथ बहुत सारे रूप किए जाते हैं। जैसे कि जो नर्तक होते हैं वो एक बार किसी और का रूप कर लेते हैं एवं देखते ही देखते थोड़ी देर में वो अपना रूप बदल लेते हैं, या अलग अलग प्रकार के स्वांग दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वांग भी है। स्वांग या बहुरूपिया कला। ठीक है। स्वांग या बहुरूपिया ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भीलवाड़ा, मुख्यतः भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है। वर्तमान में सलूम्बर को भी इसके साथ में गिना जाता है। ठीक है। तो बहुरूपिया कला या स्वांग कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक या प्रसिद्ध कलाकार तो कौन थे? जानकी लाल जी भांड। जानकी लाल, जानकी लाल जी भांड जो भीलवाड़ा के निवासी। बहुरूपिया कला के प्रवर्तक जानकी लाल जी भांड, भीलवाड़ा, इनका एक उपनाम बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बहुरूपिया कला, बहुरूपिया कला के जनक या प्रवर्तक, तो जानकी लाल जी भांड, इनका उपनाम मंकी मैन। राजस्थान में मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के मंकी मैन जानकी लाल जी भांड जो भीलवाड़ा के निवासी है। इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। 2023 में इनको राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। हम इसके अगर कलाकारों की बात करें तो इनके कलाकारों को क्या कहते हैं एवं इनके गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो चौबिया इनके गीत है। स्वांग या बहुरूपिया के साथ जो गीत होते हैं उसको कहते हैं चौबिया, एवं कलाकारों को क्या कहते हैं? तो कलाकारों को कहते हैं हस्तनाम। ठीक है। इस कला के जो कलाकार होते हैं उसको हस्तनाम कहते हैं एवं गीत को चौबिया कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा या मेवाड़ क्षेत्र की। इसके प्रसिद्ध कलाकार नहीं, प्रवर्तक की बात की हमने, प्रसिद्ध कलाकार की बात कर लेते हैं। अब प्रसिद्ध कलाकार कौन है वर्तमान में? वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो परशुराम। परशुराम जी इसके प्रसिद्ध कलाकार है जो केलवा के निवासी। केलवा कहाँ है? तो राजसमंद में।
ठीक है। तो वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार तो केलवा निवासी परशुराम जी, ठीक है। बहुरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक जानकीलाल जी भांड जो भीलवाड़ा के हैं। इसके बाद में बात करें इसके गीत क्या कहलाते हैं तो गीत चौबिया कहलाते हैं। कलाकार हस्तनाम कहलाते हैं। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार परशुराम केलवा राजसमंद के निवासी है एवं मंकी मैन उपनाम से प्रसिद्ध। ये प्रश्न वन रक्षक 2022 में पूछा गया था। मंकी मैन उपनाम से प्रसिद्ध तो ये हो जाएंगे अपने जानकीलाल जी भांड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लोक नाट्यों के अंतर्गत हम लीलाएं पढ़ चुके हैं, बहुरूपिया कला या स्वांग कला पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रम्मत। रम्मत रम्मत का शाब्दिक अर्थ देखें तो रमना, रमना या खेलना। लोकल लैंग्वेज में देखें तो रमना या रमना एवं खेलना, ये रमत शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब इसमें जो पात्र होते हैं रम्मत लोक नाट्य, ठीक है। अब हम देखते हैं रम्मत लोक नाट्य के बारे में। इसके जो शामिल पात्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं खेलार। खेला, ठीक है। खेल को जो खेलने वाले हैं या रमत को रमने वाले हैं उन पात्रों को क्या कहते हैं तो खेलार कहते हैं, ठीक है। अब रमत ये कहाँ की है तो इसका उद्गम कहाँ हुआ और वर्तमान में प्रसिद्ध कहाँ की है तो देखते हैं। इसका उद्गम हुआ था जैसलमेर में और वर्तमान में प्रसिद्ध कहाँ है तो ये आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक नामक स्थल है एवं बीकानेर की। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में सवाल में अगर आचार्यों का चौक नहीं दे रखा हो तो बीकानेर ही है, मतलब वर्तमान में बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है एवं इसका उद्गम जैसलमेर में हुआ था। और रमत का जो स्थल होता है या जो मंच होता है, स्टेज होता है, उसको क्या कहते हैं तो मंच को अखाड़ा कहते हैं। रमत का स्थल अखाड़ा कहलाता है। अब ये पाटों पर खेली जाती है। पाटे मतलब लकड़ी के जो बड़े बड़े पाटे होते हैं, बेड या पलंग टाइप के जो बड़े बड़े पाटे होते हैं उन पर ये खेली जाती है। हम पाटा संस्कृति कहाँ की देन है, रमत लोक नाट्य में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं रमत लोक नाट्य के बारे में। रमत का उद्गम कहाँ से हुआ तो वो हुआ था जैसलमेर से। वर्तमान में प्रसिद्ध बीकानेर की है एवं रमत स्थल को अखाड़ा कहते हैं एवं रमत पाटों पर खेली जाती है। पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है एवं इसमें शामिल खिलाड़ी या पात्र खेलार कहलाते हैं। अब हम प्रसिद्ध जो रमतें हैं वहां की बात करेंगे। उसमें 3 रमतें प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जैसलमेरी रमत, जैसलमेर की रमत ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की रमत नाम है इसलिए ये प्रसिद्ध भी जैसलमेर की है। इसके बाद में हम देखेंगे बीकानेर की रमत और इसके बाद में देखेंगे रावलों की रमत। बीकानेर की रमत बीकानेर की प्रसिद्ध है। रावलों की रमत मारवाड़ की प्रसिद्ध है जो मारवाड़ की रावल जाति से संबंधित है। अब हम एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसलमेर की रमत। जैसलमेर की रमत, जैसलमेर की रमत का जो अखाड़ा होता है या जो स्थल होता है, मंच होता है, उसका नाम क्या होता है तो तेज अखाड़ा। जैसलमेर की रमत का जो रमत स्थल होता है वो क्या कहलाता है तो वो तेज अखाड़ा कहलाता है। इसके बाद में देखिए इसका आयोजन कब होता है तो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी से लेकर आखा तीज। आखा तीज कब होती है तो वैशाख माह की कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया, ठीक है, अक्षय तृतीया भी कहते हैं। तो बसंत पंचमी से लेकर आखा तीज तक जैसलमेर की रमत का आयोजन होता है। इसके बाद में देखें इसमें एक प्रसिद्ध रमत है जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। जैसलमेर की सबसे लोकप्रिय रमत है स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी के लेखक देखें तो तेज कवि, तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नामक की लिखी थी रमत और वह रमत 1943 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी को भेंट की। स्वतंत्र बावनी जो तेज कवि ने लिखी थी रमत वो 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को भेंट करते हैं। महात्मा गांधी जी को 1943 ईस्वी में भेंट की।
ठीक है, जैसलमेर की रमतों में सबसे प्रसिद्ध रमत की बात करें तो वो है स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी के लेखक तेज कवि 1943 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र बावनी जो रमत थी वो महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। ये देशभक्ति से संबंधित थी। जैसलमेर की रमत के अंतर्गत हम देखें स्वतंत्र बावनी, इसकी कुछ पंक्तियों की हम बात करें तो इसकी पंक्तियां ये थी कि एक कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, एक कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का हमारी मातृभूमि पर लगा बंदी खाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का हमारी मातृभूमि पर लगा बंदी खाना है। ये तेज कवि अपनी जो पुस्तक स्वतंत्र बावनी उसके माध्यम से अंग्रेजों को कहना चाहती है। ये पुस्तक इन्होंने 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। ठीक है, जैसलमेर की रमत के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसलमेर की रमत का जो स्थल होता है वो कहलाता है तेज अखाड़ा। बसंत पंचमी से लेकर आखा तीज तक चलती है। सबसे प्रसिद्ध रमत की बात करें तो वो है स्वतंत्र बावनी, जिसके लेखक तेज कवि थे। 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। इसकी पंक्तियों की हमने बात कर ली है, ये देशभक्ति से संबंधित थी। इसकी पंक्तियां, ये कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का हमारी मातृभूमि पर लगा बंदी खाना है। इसके बाद में हम बात करें तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रमत का अखाड़ा शुरू किया था। ठीक है, जो तेज कवि जैसलमेरी थे इन्होंने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रमत का अखाड़ा शुरू किया था। ठीक है, हम जैसलमेर की रमत के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लेते हैं बीकानेर की रमत। बीकानेर की रमत, ठीक है, जैसलमेर की रमत के बाद में हम पढ़ते हैं बीकानेर की रमत। ये कब से शुरू होती है? ये होली से शुरू होती है और शीतला अष्टमी तक चलती है, यानी 8 दिन तक चलती है। होली कब है? तो होली कब होती है आपको पता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। उसके बाद शीतला अष्टमी चैत्र की कृष्ण अष्टमी तक चलती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो 2-4 रमतें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हेड़ाउरी रमत, इसके प्रवर्तक या लेखक कौन है? हेड़ाउरी रमत के प्रवर्तक जवाहर सिंह पुरोहित या जवाहर जी पुरोहित। इसके बाद में हम देखते हैं अमर सिंह रमत। इसके अगर प्रवर्तक की बात करें, नहीं ये प्रसिद्ध क्यों है पहले ये देख लेते हैं। अमर सिंह की रमत ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। ठीक है, अमर सिंह रमत। इसके बाद में देखते हैं फागू जी महाराज की रमत है। फागू जी महाराज की रमत है, ये लावणियों हेतु प्रसिद्ध है। लावणियों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर की रमतें प्रारंभ कब होती है? प्रारंभ में इनकी कौन सी रमत होती है? तो फक्कड़ दाता की रमत के साथ ही बीकानेर की रमतें प्रारंभ होती है। बीकानेर की रमतों में 4 नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले या प्रारंभ में फक्कड़ दाता की रमत के साथ ही बीकानेर की रमतें प्रारंभ होती है। फागू जी महाराज की रमत है, ये लावणियों हेतु प्रसिद्ध है। अमर सिंह जी की रमत है, ये देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है।
एडाउरी रमत के प्रवर्तक जवाहर सिंह जी राजपुरोहित। और ये आयोजन इसका कब होता है? होली से शीतला अष्टमी तक बीकानेर की रमतों का आयोजन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं लीला है, लीलाओं के बाद में हम पढ़ चुके थे स्वांग या बहुरूपिया कला। उसमें एक फैक्ट आप और लिख लो, स्वांग कला में या बहुरूपिया कला में वो उसका आयोजन होता है फाल्गुन माह में बहुरूपिया कला या स्वांग कला का आयोजन होता है। उसके बाद में हमारी रमत पर, रमत क्या है? तो रमत का शाब्दिक अर्थ है रमना या खेलना। उसमें जो शामिल पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको खिलाड़ी नहीं खेलार कहते हैं। ठीक है, उसके जो खिलाड़ी है उनको खेलार कहते हैं। इसके बाद में हमने बात की उसमें जो उद्गम था, रमत का उद्गम जैसलमेर से हुआ, वर्तमान में प्रसिद्ध बीकानेर की है। हमने जैसलमेर की रमतें पढ़ी, उसके बाद में हमने बीकानेर की रमतें पढ़ी। होली से शीतलाष्टमी यानी होली फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र की कृष्ण अष्टमी तक चलती है। एडाउरी रमत जवाहर सिंह जी पुरोहित इसके प्रवर्तक है। अमर सिंह जी रमत है जो देशभक्ति के लिए है। एवं भागुजी महाराज की रमत लावणी हेतु प्रसिद्ध है। फक्कड़ दातारी रमत के साथ बीकानेर की रमतें प्रारंभ होती है। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखते हैं रावलौरी रमत। रावणों की रमत ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखते हैं, ये प्रसिद्ध है मारवाड़ की। रावलों की रमत मारवाड़ की प्रसिद्ध है। और मारवाड़ की रावल जाति, मारवाड़ की रावल जाति से संबंधित है। इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? तो नौबत बजता है। ठीक है, और मारवाड़ की रावल जाति से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसका आयोजन कब होता है? तो फाल्गुन व चैत्र माह में इसका आयोजन होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग दिखाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की इसमें कलाएं दिखाई जाती है। ठीक है, रावणों की रमत मारवाड़ की रावल जाति से संबंधित है। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो नौबत फाल्गुन व चैत्र मास में इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी रमतें। रमतों के अंतर्गत मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रमत का उद्गम जैसलमेर से हुआ था, वर्तमान में प्रसिद्ध बीकानेर की है। और इसमें रावलों की रमत हम ये पढ़ चुके हैं। रावलों की रमत मारवाड़ की रावल जाति से संबंधित है। बीकानेर की रमत है उसमें एडाउरी रमत जिसके प्रवर्तक जवाहर सिंह जी थे। अमर सिंह की रमत है वो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रेत है। एवं फागुजी महाराज की रमत है वो लावणी हेतु प्रसिद्ध है। एवं बीकानेर की रमतों की शुरुआत होती है फक्कड़ दातारी रमत के साथ। जैसलमेर की रमतों में हमने पढ़ा कि सबसे प्रसिद्ध जो रमत है वो रमत कौन सी है? तो वो है तेज कवि द्वारा रचित स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी 1943 ईस्वी में तेज कवि ने महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। ठीक है, तो रमतें, लीलाएं एवं स्वांग कला हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के लोक नाट्य पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए अपने प्यारे परिवार पारवेर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।